एक बार फिर से सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और यहाँ पर देखिए क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बार आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिए, अब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, देखिए पिछली क्लास में हम फोकस करेंगे, देखिए ड्यूलिटी की बात हम कर रहे थे। और देखिए ड्यूलिटी में हमने देखिए यहाँ पर कई तरह के कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। ड्यूल प्रॉब्लम को प्राइमल प्रॉब्लम में किस तरह से बदलते हैं, और प्राइमल प्रॉब्लम का ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सॉल्यूशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। और देखिए एक दो थ्योरम्स भी हमने देखी थी। तो देखिए इस एक्सरसाइज से तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो हम प्राइमल प्रॉब्लम पीपी से हम डीपी किस तरह से फाइंड करते हैं। तो देखिए प्राइमल प्रॉब्लम से ड्यूल प्रॉब्लम हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एक कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था। तो देखिए यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। तो एक बार जितने भी बच्चे लाइव सेशन से यहाँ पर जुड़े हैं सबके सब एक बार आप मुझे कमेंट्स करके बता दें किन किन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम तो देखिए यहाँ से सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो एक बार आप सभी बच्चे कमेंट्स करके मुझे यहाँ से शोर करें ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हमने देखी थी, यहाँ पर देखिए प्राइमल प्रॉब्लम को हम किस तरह से ड्यूल प्रॉब्लम में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच्चों के कमेंट्स भी मिल गए हैं, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ड्यूलिटी में हमने देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखा था कि प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में हम किस तरह से बदलते हैं। और देखिए इसके साथ देखिए दूसरा जो क्वेश्चन बनता है इसमें, देखिए सॉल्यूशन ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम बाय ड्यूल प्रॉब्लम। तो देखिए किसी प्राइमल प्रॉब्लम को उसकी ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से किस तरह से हम सोल्व करते हैं। ड्यूल प्रॉब्लम में सिलेक्ट सरप्लस के बॉटम में जो जेड माइनस सीजे के जो मान होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है वहीं से प्राइमल प्रॉब्लम के मेन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है कि हम किस तरह से प्राइमल प्रॉब्लम को उसकी ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से सोल्व करते हैं। देखिए तीसरा देखिए इसमें आता है देखिए थ्योरम्स। तो यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज से तीन तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पीपी को डीपी में किस तरह से बदला जाता है, और प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम की हेल्प से किस तरह से सोल्व किया जाता है। और देखिए जो भी थ्योरम्स मैंने आपको बताई है वो सफिशिएंट है। अब देखिए यहाँ पर इस यूनिट में हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे और उसमें देखिए हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को समझेंगे। तो देखिए आज का जो हमारा टारगेट है वो है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो आप हेडिंग डालें असाइनमेंट प्रॉब्लम्स। नियतन समस्याओं की हम यहां पर बात करेंगे। तो देखिए काफी अच्छा टॉपिक है ये, और इसमें भी देखिए बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखिए असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। असाइनमेंट का मतलब होता है देखिए हम किसी भी कार्य को या किसी भी पॉइंट को देखिए हम अलॉट करते हैं या फिर चिन्हित करते हैं, मार्क करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि असाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, जैसे तीन ब्लॉक यहाँ पर है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तीन एलिमेंट यहाँ पर हैं एक्स वाई और जेड। अब देखिए इनको हमें चिन्हित करना है, इन्हें मार्क करना है, ठीक है। इन पे हम मार्क लगाएंगे यहाँ पर, और मार्क लगाना इस पे है ना, इसको चिन्हित करना या फिर इसको असाइन करना सब एक ही बात है। तो देखिए इसको हम किस तरह से मार्क करें। देखिए मार्क करने के कई तरीके हैं। इसको हम चिन्हित किसी भी साइन से कर सकते हैं, क्रॉस के साथ, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर असाइन का मतलब यही है, सिंपल सी बात है, अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम इस असाइनमेंट प्रॉब्लम में यहाँ पर देखिए कुछ तो हम पर्सन लेंगे, कुछ व्यक्ति लेंगे और कुछ जॉब्स लेंगे, उनके कार्य। तो यहाँ पर देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, हमें व्यक्तियों को कार्य अलॉट करना पड़ेगा, हमें उनके जो जॉब हैं वो असाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, असाइनमेंट का मतलब तो होता है किसी भी दी गई वस्तुओं को चिन्हित करना, ठीक है, उन्हें असाइन करना। ये सिंपल सी बातें हैं, एक सिंपल सा वर्ड है। अब यहाँ पर देखिए हमें जो असाइन करना है वो क्या असाइन करेंगे, यहाँ पर देखिए हम जॉब, यानी हम यहाँ पर देखिए कार्य अलॉट करेंगे। यहाँ पर जितने व्यक्ति होंगे उतने ही कार्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जनरली एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर देखिए 10 तो व्यक्ति हैं। व्यक्ति कितने हैं, देखिए 10 व्यक्ति हम लेंगे, ठीक है। तो 10 पर्सन हम ले लेते हैं, और साथ में देखिए जॉब भी कितने होने चाहिए। यहाँ पर देखिए जो कार्य हैं वो भी यहाँ 10 होने चाहिए, बिल्कुल बैलेंसिंग कंडीशन होना चाहिए।
तो देखिए 10 पर्सन है, 10 जॉब है, तो यहाँ पर देखिए एक कार्य एक व्यक्ति को दिया जाएगा, यानी हर एक पर्सन को एक ही जॉब हमें असाइन करना है। और यहाँ पर देखिए हम इस तरह से यहाँ पर देखिए असाइन करेंगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट आएगी, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करेगा तो उस पर देखिए कोई ना कोई उस पर, जैसे कोई कंपनी है तो अगर किसी व्यक्ति से कोई काम करवाएगी या फिर उसे जॉब देगी तो देखिए उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट होती है, उसे सैलरी देना पड़ता है। और देखिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करें हम, ट्रांसपोर्टेशन जैसे यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर 10 तो स्थान है, ठीक है, 10 हम स्थान ले लेते हैं, ठीक है, जहां पर क्या है प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। और यहाँ पर देखिए 10 गोदाम हम ले लेते हैं, गोदाम जहां पर देखिए इस जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे जनरेट होता है उसे वहां तक ले जाया जाता है। तो देखिए 10 स्थान पर प्रोडक्ट जनरेट होता है और 10 स्थानों पर हमें उन्हें पहुंचाना होता है। तो वहां पर देखिए किस तरह से कॉस्ट आती है ना। तो यहाँ पर देखिए पहले स्थान से अगर हम उधर पहले गोदाम तक अगर हम कोई भी प्रोडक्ट पहुंचाते हैं तो उसकी भी कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, इधर यदि A1 है तो A1 को हम B1 तक पहुंचाएंगे या फिर A1 को हम B2 तक पहुंचाएंगे। इधर B1 से लेकर BN है और इधर A1 A2 बहुत सारे इस तरह से प्रोडक्ट है, ठीक है। तो A1 वाले प्रोडक्ट को इधर पहुंचाते हैं, कितनी कॉस्ट आती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर से उधर हम असाइनमेंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चिन्हित करेंगे A1 को B1 पर पहुंचाना है या B2 तक पहुंचाना है या फिर कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य देना है। तो देखिए बहुत से तरीके से यहाँ पर देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम आपको दी जाएगी। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सीधे सीधे चिन्हित करना होगा। n व्यक्ति होंगे, n कार्य होंगे, हम सीधा सीधा इससे समझ सकते हैं। n व्यक्ति के लिए n कार्य दिए जाते हैं, हर व्यक्ति को एक ही कार्य मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति यदि एक से ज्यादा कार्य करेगा तो फिर वहां पर देखिए जो जॉब है या तो व्यक्ति फ्री हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति ही अगर 10 कार्य कर लेगा तो यहाँ पर 9 व्यक्ति फ्री हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जितने व्यक्ति होंगे उतने ही जॉब होंगे, उतने ही कार्य होंगे। और यहाँ पर देखिए सब व्यक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी से अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट होती है तो वो सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो मेन टारगेट होता है कि 10 क्या टारगेट होता है, 10 व्यक्ति 10 काम कर ले, 10 व्यक्ति द्वारा 10 कार्य हो जाएं कंप्लीट और साथ में देखिए कॉस्ट भी मिनिमम हो। जो भी लागत आती है जैसे उनको खाना खिलाने का खर्चा हुआ या फिर सैलरी देने का खर्चा हुआ, जो भी है उसको हमें मिनिमाइज करना होता है। यही असाइनमेंट प्रॉब्लम का मेन टारगेट होता है। देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी हम क्या करते थे, जो प्रॉफिट होता था उसको मैक्सिमाइज करते थे और लॉस होता था तो उसे मिनिमाइज करते थे। यहाँ पर देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम हमेशा मिनिमाइजेशन में होगी। हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे वो मिनिमाइजेशन का लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स के आधार पर भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए हम 3 पर्सन ले लेते हैं, P1, P2 और P3, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम 3 तरह के हम जॉब ले लेते हैं, कार्य ले लेते हैं। देखिए जॉब 1, 2 और 3। तो देखिए 3 व्यक्तियों के द्वारा 3 कार्य करवाए जाएंगे। यहाँ पर 3 पर्सन है और 3 जॉब है। यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर इनसे कार्य करवाने हैं, ठीक है। यदि पहला व्यक्ति अगर पहला कार्य करता है तो देखिए 25 की लागत आती है, कॉस्ट जो है 25 है। अब ये देखिए कितने में हो सकता है, 1000 में हो सकती है, 100 में हो सकती है, जो भी है 2500। यहाँ हम एक यूनिट मान के चल रहे हैं। P1 अगर J1 वाला वर्क करेगा तो यहाँ पर देखिए 25 की कॉस्ट आ जाएगी। और इसमें देखिए यहाँ पे 5, 10, 2, 6, 12, 5, 7, 8। तो देखिए मेन असाइनमेंट की क्या डेफिनेशन है। असाइन करना सिंपल सा वर्ड है। देखिए यहाँ पर हम एक व्यक्ति को एक कार्य यहाँ पर असाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीधी सी बात है, 3 व्यक्तियों को 3 कार्य हमें अलॉट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यदि पहला व्यक्ति पहला कार्य करेगा तो देखिए कितनी कॉस्ट आएगी, टोटल 25। तो यहाँ पर देखिए हम मिनिमम करना चाहते हैं, कॉस्ट क्या होगी, देखिए कॉस्ट मिनिमम होगी। तो देखिए कोशिश ये रहेगी कि पहला व्यक्ति कौन सा कार्य करे, दूसरा कार्य करे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कॉस्ट मिनिमम है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे असाइन कर देंगे,
ठीक है। और इसे मार्क कर देंगे, किससे मार्क यहाँ पर किससे करेंगे, देखिए एक स्क्वायर साइन से यहाँ पर हम इसे मार्क कर देंगे, इसे चिन्हित कर देंगे, और ये प्रक्रिया कहलाती है असाइनमेंट। लेकिन हम इसे मिनिमाइजेशन के फॉर्म में देखें तो ये पूरा सिस्टम होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, और उसका जो टारगेट होता है वो होता है कि यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम हो। तो यहाँ पर देखिए असाइन करना तो सिंपल सा है, और यहाँ पर देखिए किस तरह से हम असाइन करें। कभी कभी देखिए बहुत कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम यहाँ पर असाइन करें लेकिन वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ये अलॉटमेंट हमें चेंज करने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति को तो यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है कि हम दूसरा वर्क देंगे तो मिनिमम कॉस्ट आएगी, मेन टारगेट मिनिमम कॉस्ट का ही होता है। अभी दूसरे व्यक्ति की बात करें तो देखिए दूसरे व्यक्ति को ये वाला हम अलॉट कर देंगे, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति को फिर कौन सा अलॉट करें। अब देखिए तीसरे व्यक्ति को अगर ये 5 करेंगे तो ये वाला कार्य एक तो P2 के द्वारा किया जाएगा और एक P3 के द्वारा किया जाएगा, तो फिर एक कार्य को 2 व्यक्ति करेंगे। जबकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में ध्यान रहे एक व्यक्ति के लिए एक ही जॉब है, एक व्यक्ति से केवल एक ही कार्य करवाया जाएगा। और यदि यहाँ पे अलॉट कर दिया जाए, देखिए ये मिनिमम है, 5 मिनिमम है, और मिनिमम को ही हमें यहाँ पर देखिए असाइन करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम इस मिनिमम को असाइन करते हैं, इसे हम चिन्हित करते हैं, तो यहाँ पर जेवा कार्य, ये वाला कार्य देखिए 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। फिर इस कार्य को कौन करेगा, ये भी बड़ी समस्या आ जाती है। फिर इस थर्ड वाले वर्क को कौन करेगा, इस जॉब को भी तो देखिए यहाँ पर देखिए कंप्लीट करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति के लिए एक ही कार्य होगा। ये सब बातें देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में होती है। जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही कार्य होते हैं, उतने ही जॉब होते हैं, और एक व्यक्ति द्वारा एक ही जॉब किया जाता है, और हर एक जॉब के लिए एक व्यक्ति होता है। हम कैसे ही समझ लें, यानी सिंपल सी बात है, 1-1 करस्पॉन्डेंसी वाली बात आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन यहाँ पर देखिए फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ J1 को हमने 2 अलॉटमेंट दे दिए, तो ये भी गलत है। तो फिर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 3 व्यक्तियों को 3 कार्य हम किस तरह से अलॉट करें कि कॉस्ट मिनिमम हो। जितनी भी बात मैंने आपको बताई है उसकी सिंपल सी समरी है ना। 3 व्यक्तियों को 3 जॉब या 3 कार्य हम किस तरह से अलॉट करें कि जो कॉस्ट आए वो क्या हो, मिनिमम हो। क्योंकि देखिए पहला व्यक्ति दूसरा कार्य करेगा, कॉस्ट कितनी हो गई 5, दूसरा व्यक्ति अगर ये पहला कार्य करे तो कॉस्ट 2, और ये वाला तो दे ही नहीं सकते देखिए, क्योंकि ये वाला वर्ग तो देखिए इसने ले लिया। तो P3 को सपोज कीजिए हम ये दे देते हैं, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 7। तो ये लीजिए, तो ये जो आता है फाइनल रिजल्ट, ये जितनी भी टोटल कॉस्ट जो होती है इसे हमें मिनिमम करना होता है। यही देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। अभी देखिए इसको हम किस तरह से सोल्व करें, पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। काफ़ी लंबी प्रोसेस है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए n व्यक्ति होते हैं और उनके लिए n कार्य होते हैं, और n व्यक्तियों के द्वारा n कार्य करवाए जाते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा केवल एक ही कार्य करवाया जाता है, और हर एक कार्य के लिए एक व्यक्ति मौजूद है। तो ये सब बातें देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम देखते हैं, और देखिए इस तरह से हम कार्य करवाते हैं व्यक्तियों के द्वारा कि वहां पर ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट होती है वो मिनिमम हो जाए। तो यही समरी है देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम की। तो 2-3 बातें आप इसे लिखें, इसमें लिखना है आपको। और यहाँ पर देखिए व्यक्तियों द्वारा जो भी कॉस्ट, जॉब के लिए जो भी कॉस्ट आती है, यहाँ पर जैसे अभी मैंने एक मैट्रिक्स आपको बताई थी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये पर्सन है 1st, 2nd, 3rd, और ये जॉब है देखिए J1, J2, J3, और ये देखिए यहाँ पर P1 यदि ये वाला वर्क करेगा तो इतनी कॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये है कॉस्ट। तो यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स, इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है, इसी के द्वारा हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को शो करते हैं। इस तरह से प्रदर्शित की जाती है असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ जॉब्स होते हैं, है ना। यहाँ पर और व्यक्ति के अलावा और कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। हमें तो यहाँ पर देखिए इन 3 कंपोनेंट को, इन 3 कंपोनेंट से हमें कनेक्ट करना है, और इस तरह से कनेक्ट करना है कि जो भी कॉस्ट आ जाए वह कॉस्ट क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए। यही हमारा टारगेट होता है, यही असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स होगी, इस मैट्रिक्स के द्वारा देखिए क्या हम दर्शाते हैं, जो भी लागत आती है, जो भी कॉस्ट आती है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स होती है वो कहलाती है कॉस्ट मैट्रिक्स। क्या कहलाती है, इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स। और देखिए इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स भी कहते हैं।
तो इसे लागत मैट्रिक्स या प्रभाविता मैट्रिक्स भी कहते हैं, जिसके द्वारा असाइनमेंट प्रॉब्लम देखिए प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को समझेंगे। और देखिए इतना आसान टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आसान। सिंपलेक्स मेथड आपने समझ लिया तो सिंपलेक्स मेथड से काफ़ी ज़्यादा आसान है असाइनमेंट प्रॉब्लम, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। देखिए बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये, तो आप समझते जाएं बस। तो लिखें आप सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना n व्यक्तियों के लिए n कार्य हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, यहां पर देखिए n पर्सन है और उनके लिए n जॉब है, ठीक है। तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा एक ही कार्य किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हर एक व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य करना है। एक व्यक्ति एक से ज्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि एक व्यक्ति अगर एक से ज्यादा काम कर लेगा तो फिर यहाँ पर तो हम एन तो पर्सन ले रहे हैं, एन ही वर्क है ना, एन ही हम जॉब ले रहे हैं। तो एन पर्सन के लिए हम एन जॉब्स यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा काम करेगा तो फिर यहाँ पर देखिए फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ व्यक्ति फ्री बैठे रहेंगे, फिर उन्हें हमें जॉब से निकालना पड़ेगा, है ना। बहुत बड़ी समस्या आ जाती है देखिए कंपनी के सामने। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति के द्वारा एक ही तरह का कार्य करवाया जाएगा, ठीक है। ये इसका देखिए इसकी थ्योरी है, हमें यही मान के चलना पड़ेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है तथा प्रत्येक कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। यहां भी देखिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, कोई सा भी जॉब किसी को भी दिया जा सकता है। एन पर्सन है, एन जॉब है, तो कोई सा भी जॉब किसी भी पर्सन को दिया जाता है, यानी हर एक व्यक्ति हर कार्य को करने में यहाँ पर सक्षम है, ठीक है। लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब किसको कौन सा दिया जाए ये डिपेंड करेगा यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम पे। असाइनमेंट प्रॉब्लम से यहाँ पर देखिए हम फाइनल कर पाएंगे कि कौन से व्यक्ति को कौन सा कार्य दिया जाएगा, और उसका भी देखिए एक प्रोसेस है। और असाइनमेंट प्रॉब्लम से देखिए यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट आएगी, जो भी प्रोसेस यहाँ पर हम यूज करेंगे तो उससे मिनिमम कॉस्ट आएगी, फिर उस मिनिमम से मिनिमम फिर और कोई नहीं, ठीक है। सबसे ऑप्टिमम रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए तथा प्रत्येक कार्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं। अब देखिए पहला व्यक्ति अगर तीसरा कार्य करे, पहले व्यक्ति को अगर हम तीसरी जॉब दें, तो फिर यहाँ पर देखिए जो भी कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, C13, उसे हम C13 से डिनोट करेंगे। पहले व्यक्ति के द्वारा यदि दूसरा कार्य किया जाता है तो उसे हम C12 से यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो ये देखिए सिंबल है। और जनरली n व्यक्ति के द्वारा यदि n कार्य किए जाते हैं तो वहां पर देखिए हम Cij, और ये मैट्रिक्स बन जाएगी n/n की। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए इस मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं इससे Cij से। तो यहाँ पर Cij का मतलब होता है कॉस्ट मैट्रिक्स, जिसमें व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है और जो भी लागत आती है, जो भी कॉस्ट आती है, उसे हम इस मैट्रिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं लागत मैट्रिक्स या फिर प्रभाविता मैट्रिक्स, कॉस्ट या फिर इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए सिंबल किस तरह के यूज करेंगे, लिखें आप, यदि आईवे व्यक्ति द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, जेवा कार्य किया जाता है, तो आने वाली लागत तो देखिए जो भी कॉस्ट यहां पर देखिए
जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी लागत आएगी, देखिए कोई व्यक्ति काम करता है तो काम फ्री में नहीं हो जाते हैं, उन्हें खाना भी खिलाना पड़ता है, सैलरी भी देना पड़ता है, कई तरह की समस्या आती है कंपनी के सामने। तो यहाँ पर देखिए आई वह व्यक्ति जब जेवा कार्य करता है तो देखिए कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी, कुछ ना कुछ लागत आएगी। तो उस लागत को हम किससे डिनोट करेंगे? CIJ से व्यक्त किया जाता है, डिनोटेड बाय CIJ। और देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप समझे, बिल्कुल आसान है, काफी सिंपल है। तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं, कुछ काम है, और एक व्यक्ति के द्वारा एक ही काम कराया जाता है। और अगर पहला व्यक्ति दूसरा काम करता है तो जो लागत आती है वो C12 से डिनोट करते हैं। अगर आई व व्यक्ति जेवा कार्य करे तो आने वाली कॉस्ट को CIJ से, ये जनरल केस है, ठीक है। आई की जगह 1 ले लीजिए तो पहला व्यक्ति आई, और जे की जगह 2 ले लीजिए तो वो पहला व्यक्ति दूसरा काम करेगा, और जो भी कॉस्ट आएगी उसे हम CIJ से डिनोट करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर n व्यक्ति अगर n कार्य करे तो जो मैट्रिक्स होगी लागत मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी, लिखिए आप। यदि n व्यक्तियों के लिए, n पर्सन से यहाँ पर उनके लिए कितने जॉब हैं, n व्यक्तियों के लिए n कार्य हैं, तो इनकी लागत मैट्रिक्स निम्न प्रकार होती है। लागत मैट्रिक्स यानी कॉस्ट मैट्रिक्स। और देखिए लागत मैट्रिक्स हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए देखिए लागत मैट्रिक्स हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने पर्सन है, टोटल n पर्सन है, तो यहाँ पर देखिए हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ये A1 है, A2, A3, और देखिए चलो यहीं पर हम आगे बढ़ा देते हैं और ये हो जाएगा देखिए AN। यहाँ क्या आ जाएंगे, देखिए इधर तो आ जाएंगे व्यक्ति, और यहाँ पर देखिए हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए n जॉब है, J1, J2 और JN। ये यहाँ पर देखिए कार्य की हम बात करेंगे, जॉब्स की। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से एक मैट्रिक्स होगी, और उस मैट्रिक्स में व्यक्ति के द्वारा जब कोई कार्य किया जाएगा तो जो भी कॉस्ट आती है वो यहाँ पर देखिए हम शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर पहले व्यक्ति के द्वारा पहला कार्य किया जाए तो जो लागत आएगी, जो कॉस्ट आएगी, उसे हम C11 से रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल मैट्रिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट आएगी वो C12 होगी, और अगर पहला व्यक्ति अगर ये n कार्य करता है तो जो लागत आएगी वो है C1n। दूसरा व्यक्ति पहला कार्य करे तो C21, C22 और C2n। और यहाँ पर देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर देखिए n व्यक्ति पहला कार्य, बिल्कुल मैट्रिक्स फॉर्म में, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। देखिए CNN, और देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, इस लागत मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, प्रभाविता मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस लागत मैट्रिक्स, कॉस्ट मैट्रिक्स को प्रभाविता मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये लीजिए, तो यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में देखिए कुछ व्यक्ति होते हैं और उतने ही जॉब होते हैं, और व्यक्ति के द्वारा वो जॉब किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, और जो भी लागत आती है, जो भी कॉस्ट आती है, इस मैट्रिक्स में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैट्रिक्स होती है इसी को हम कहते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स या फिर इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, ठीक है, लागत मैट्रिक्स या फिर प्रभाविता मैट्रिक्स। अब देखिए नियतन समस्याओं का जो उद्देश्य है वो क्या है, देखिए लिखिए।
नियतन समस्या का उद्देश्य। जो देखिए इसका जो टारगेट होता है, इसका जो गोल होता है, जो हमें देखिए यहाँ पर किस ओर ले जाता है कि हम यहाँ पर देखिए कॉस्ट को मिनिमम करें। देखिए कुछ व्यक्ति कुछ काम करेंगे तो कॉस्ट आएगी, तो उसे हम मिनिमम कैसे करें। तो देखिए एन व्यक्तियों के द्वारा कितने कार्य किए जाते हैं, एन कार्य किए जाते हैं, तो आने वाली कॉस्ट को मिनिमम करना, आने वाली लागत क्या होना चाहिए, न्यूनतम करना। बस यही इसका टारगेट है। यहां पर देखिए जो भी कॉस्ट आएगी उसे हम मिनिमम करेंगे। अब देखिए हमने कई तरह की बातें यहां पर की है, इतने व्यक्ति हैं, इतने जॉब हैं, एक व्यक्ति को एक जॉब दिया जाएगा, यहाँ पर कुछ लागत भी आएगी, तो लागत को तो हम मिनिमम कर देंगे, जो भी कॉस्ट आएगी उसे हम मिनिमम कर देंगे, लेकिन मिनिमम कैसे करें, और ये जो भी हमने देखा उसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखें। तो ये देखिए जितनी भी बातें हमने देखी यहाँ पर की है कि इतने व्यक्ति हो जाएं, तो इन सब बातों को हमें मैथमेटिकल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। चलिए तो इसका टारगेट हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। चलो ये इस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आप लिखें मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, और देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं। अभी हमने इतना ज़्यादा इसमें कोई डीप नहीं गए, और सिंपल सी बात है, दो वर्ग हैं, दो व्यक्ति हैं, तो वो जो काम है उन दो व्यक्तियों के द्वारा हम कैसे कराएंगे, एक व्यक्ति को एक काम दे देंगे, सिंपल सी बात है। कोई व्यक्ति फ्री नहीं रहेगा, हर एक व्यक्ति बिजी होना चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही काम दिया जाना चाहिए, और जितने व्यक्ति होते हैं उतने ही यहाँ पर जॉब होने चाहिए, उतने ही कार्य होने चाहिए। तो ये तो देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना, अभी तक हमने बिल्कुल छोटी छोटी बातें यहाँ पर की है। अब देखिए यहाँ पर हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। तो देखिए नियतन समस्याओं का जो गणितीय रूप है उसकी हम बात करेंगे। लिखिए आप नियतन समस्याओं का गणितीय रूप, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो देखिए यहां पर हम मैथमेटिकली हम किस तरह से, ये नोट कर लीजिए आप, ये हमारा टारगेट है। अभी तक हमने देखिए जितनी भी बातें हमने की है उसको हमें मैथमेटिकली लिखना है। कई बार एग्जाम में देखिए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपके सीधे एक नंबर में पूछ ली जाती है, ठीक है। सेक्शन ए में देखिए एक एक नंबर के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो वहां पर देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, उसका जो गणितीय रूप है वो किस तरह से होता है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या देखा था, एन व्यक्ति होते हैं, उनके लिए एन कार्य होते हैं, हर एक व्यक्ति के द्वारा एक कार्य किया जाता है, और हर एक कार्य करने के लिए हर एक कोई ना कोई एक व्यक्ति मौजूद होता है। तो इन सब बातों को देखिए हम मैथमेटिकली कैसे लिखें। और देखिए यहाँ पर एक बात ये भी थी इसमें कि अगर पांचवा व्यक्ति अगर छठा जॉब करे, पांचवा व्यक्ति छठा काम करे, तो उसकी जो लागत आएगी, जो कॉस्ट आएगी, उसे हम C5-6 से डिनोट करेंगे। पहले व्यक्ति के द्वारा यदि तीसरा काम किया जाता है तो जो कॉस्ट आती है वो C13 से। तो एक बात ये हमें ध्यान रखनी है, और जितनी भी कॉस्ट यहाँ पर आएगी ओवरऑल हमें उसे क्या करना है, मिनिमम करना है। यही ऑब्जेक्टिव किसका है, यही है ऑब्जेक्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो देखिए यहाँ पर हम मैथमेटिकली कैसे लिखें, देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पर देखिए कॉस्ट को मिनिमम करना होता है। तो ये जो मैक्सिमम मिनिमम जेड है, यहाँ पर मिनिमम जेड हम किस तरह से लेंगे, देखिए CIJ। अब देखिए CIJ में तो टोटल कितने, यहाँ पर अगर हम देखें तो CIJ में देखिए टोटल कितनी कॉस्ट होती है। यहाँ पर अगर हम इन्हें काउंट करें, देखिए हर एक लाइन में टोटल n नंबर्स हैं, तो n और n को n टाइम अगर हम ऐड करें तो 2n हो जाता है, जबकि देखिए यहाँ तो
टोटल कितने हैं, एन ही तो पर्सन है, तो एन व्यक्तियों पे ही तो खर्चा होगा ना, उसी पे कॉस्ट आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को हम एक ही असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए CIJ तो हम ले नहीं सकते। अगर यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरह से ले लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, सभी CIJ का यहाँ पर देखिए सम हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, और सबको यदि ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, CIJ। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए जब पहला व्यक्ति ये वाला कार्य करेगा तो केवल C13 की कॉस्ट आएगी, फिर C12 से लेकर C1n तक हम कुछ भी यहाँ पर देखिए नहीं लेंगे, क्योंकि पहले व्यक्ति को ये वाला, सपोज कीजिए इस तरह से हमने अलॉटमेंट किया, इस तरह से हमने इस डायगोनल के अकॉर्डिंग हमने सपोज कीजिए अलॉटमेंट कर दिया, इसको ये वाला वर्क अलॉट कर दिया, इसको ये वाला कर दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी यहाँ पर, C11 प्लस C22 प्लस C23 है ना, सॉरी C33 C44 और CNN। तो यहाँ पर देखिए इन सबको हम आपस में ऐड करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ जाएगी, फिर उसे हम मिनिमम करेंगे। ये टारगेट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है किसका, असाइनमेंट प्रॉब्लम का। तो देखिए इसके कोई से भी n एलिमेंट ऐड होने चाहिए। पहले व्यक्ति को पहला कार्य दिया जाए तो C11 काउंट होगा, ये काउंट नहीं होंगे। पहले व्यक्ति को अगर दूसरा कार्य दिया जाता है तो आने वाली कॉस्ट C12 है, फिर ये C11 और ये इधर वाले एलिमेंट काउंट नहीं होंगे, क्योंकि n व्यक्ति के द्वारा जब n कार्य किए जाएंगे तो वहां पर देखिए टोटल कितनी कॉस्ट हमें मिलेगी, n कॉस्ट हमें मिलेगी, हर एक व्यक्ति के लिए कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर इसके n एलिमेंट ही इसमें आने चाहिए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम एक पैरामीटर लेते हैं, वो पैरामीटर हम लेते हैं XIJ। देखिए XIJ को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो भी बातें हमने अभी देखिए समझिए उसे मैथमेटिकली कैसे लिखे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस CIJ के साथ हम यहाँ पर एक ले लेंगे XIJ। XIJ की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है, देखिए मैं पहले यहाँ पर X12 की बात करूंगा, ठीक है। X12 का मतलब क्या है, अगर पहले व्यक्ति के द्वारा दूसरा कार्य किया जाता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। पहले व्यक्ति द्वारा कौन सा दूसरा कार्य किया जाता है, तो देखिए पहला व्यक्ति अगर दूसरा जॉब करेगा तो यहाँ पर X12 को पहला व्यक्ति देखिए जो सफिक्स में 1 है वो यहाँ पर देखिए व्यक्ति को दर्शाता है और यहाँ बाद वाला जॉब को दर्शाता है, ठीक है। तो X12 का क्या मतलब है, यहाँ पर पहले व्यक्ति के द्वारा दूसरा कार्य किया जाना या फिर नहीं किया जाना, दोनों केस हम देखेंगे। तो पहला व्यक्ति दूसरा कार्य करेगा तो X12 1 हो जाएगा, और यदि कार्य नहीं करेगा, कार्य नहीं किया जाता है तो फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस तरह से इसको ओपन करें, यहाँ पर देखिए I की वैल्यू हम फिक्स कर लेते हैं और J को हम वेरी करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, C11 X11, C12 X12, C13 X13 और आगे बढ़े तो C1n X1n। तो देखिए पहला व्यक्ति हमने फिक्स कर लिया, पहला व्यक्ति, और यहाँ पर X11 का मतलब क्या है, पहला व्यक्ति अगर पहला काम करेगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इन सब की क्या हो जाएगी, बाद वालों की 0, क्योंकि X12 की क्या डेफिनेशन है। हम यहाँ पर चलिए अगर जनरल केस की बात करें, चलो मैं जनरल केस ले लेता हूँ, ये लीजिए XIJ की यहाँ पर क्या डेफिनेशन होगी, देखिए व्यक्ति कौन सा हो जाएगा, हम आईवें व्यक्ति की बात कर रहे हैं। आईवा व्यक्ति अगर जेवा कार्य करे तो आईवे व्यक्ति को अगर जेवा कार्य दिया जाए तो फिर हम इस XIJ की वैल्यू 1 लेते हैं, और अगर कार्य नहीं दिया जाता तो XIJ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले व्यक्ति के लिए I की वैल्यू हम 1 लेंगे, दूसरे व्यक्ति के लिए I की वैल्यू हम 2 लेंगे। यहाँ पर I और J देखिए 1 to n वेरी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल नंबर ऑफ जॉब्स, जितने व्यक्ति हैं उतने ही कार्य है। तो दोनों पैरामीटर यहाँ पर देखिए 1 to n वेरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए I को फिक्स किया तो यहाँ पर देखिए इस तरह का केस हमें मिलेगा।
अब देखिए सपोज कीजिए हमने पहले व्यक्ति को पांचवा कार्य, तीसरा कार्य दिया। देखिए पहले व्यक्ति को हमने कौन सा कार्य दिया, जो पहला व्यक्ति है उसको हमने तीसरा कार्य हमने दिया, ठीक है, थर्ड जॉब हमने दे दिया, ये लीजिए। तो देखिए पहले पर्सन को अगर हम थर्ड जॉब देते हैं तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, पहले व्यक्ति को अगर हम तीसरा कार्य देंगे तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 1 हो जाती है, और 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली ये वाली क्वांटिटी, ये वाली टर्म किस में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी C13 में, क्योंकि पहले व्यक्ति को जब तीसरा काम दिया जाएगा तो X13 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए X11 क्या हो जाएगा, पहले व्यक्ति को तो जब तीसरा कार्य हमने दे दिया तो फिर पहला कार्य नहीं देंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर असाइनमेंट प्रॉब्लम में, यहाँ आप पढ़िए, देखिए सबसे पहले मैंने यही बात लिखाई थी, n व्यक्ति n कार्य और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही जॉब किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अलॉट कर दिया, सपोज कीजिए पहला व्यक्ति तीसरा कार्य करेगा तो इस X13 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी इसकी भी 0, इसकी भी 0 और बाकी सभी टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो देखिए फाइनल इसका जो आउटपुट है वो कितना आएगा, केवल C13। और C13 की क्या डेफिनेशन है, C13 क्या होता है, देखिए ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए आई व व्यक्ति जेवा कार्य करे तो जो कॉस्ट आती है वो CIJ, और पहला व्यक्ति जब तीसरा कार्य करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, C13। तो देखिए यहाँ पर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को मैथमेटिकली कैसे लिखें, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब इसमें देखिए कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए वैसे। चलिए अब आप यहाँ पर इसको अगर ओपन करोगे तो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। C11 है ना, C11 के साथ क्या हो जाएगा, X11, C12 फिर X12, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं और CNN XNN, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं उस मैट्रिक्स में, है ना, टोटल n प्लस n, 2n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और वैसे 2n क्या, वहां तो n इंटू n स्क्वायर एलिमेंट्स मिलेंगे, सॉरी, है ना। तो इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पर अगर हम n को n बार काउंट करेंगे तो देख लीजिए आप इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। और देखिए 2/3 मैट्रिक्स में तो 6 एलिमेंट्स होते हैं, m/n में कितना होते हैं, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं। टोटल इसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं और उन n स्क्वायर एलिमेंट्स में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टोटल कितनी टर्म आएगी, टोटल इस तरह से n स्क्वायर टर्म आएगी, है ना। लेकिन इसमें से कितनी रह जाएगी, केवल n रह जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम एक पैरामीटर हम देखिए डिफाइन करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये बात हम लिखेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, उसके बाद हम प्रतिबंध भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर XIJ जो है वो किस तरह से डिफाइन होगा, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब आई वे व्यक्ति द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा, किया जाता है। तो देखिए आई वे व्यक्ति के द्वारा जब जेवा कार्य किया जाता है तो XIJ की वैल्यू 1, और यहां पर देखिए अगर नहीं किया जाता है तो 0। तो लिख लीजिए आप, जब आई वे व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता ये लीजिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, और मैंने आपको अभी पहले व्यक्ति के लिए हमने CIJ XIJ पे समीशन हमने अप्लाई किया था, तो वहां पर जब उसे सोल्व किया था और पहले व्यक्ति को अगर तीसरा कार्य दे दिया जाए तो वो जो पूरी सीरीज थी वो पूरी जितनी भी टर्म्स उसमें थी सब 0 हो गई थी, बाकी क्या मिला था फाइनली हमें C13 मिला था। और पहला व्यक्ति जब तीसरा जॉब करेगा तो यही तो कॉस्ट होती है ना, तो वो उस व्यक्ति की कॉस्ट आ जाती है, कुल मिला के सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें और दूसरे व्यक्ति को अगर तीसरा कार्य दे दिया जाए तो इसको सोल्व करने पे हमें C23 मिल जाएगा। पांचवें व्यक्ति को अगर छठा कार्य दिया जाए
तो यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू 5 आप फिक्स कर लीजिए और जे को वेरी कीजिए। तो यहाँ पर 5वें व्यक्ति को तीसरा कार्य दिए जाने पर इसको जब हम सोल्व करेंगे तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, C5 6 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर हम जनरल केस की बात करें तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो n व्यक्ति के द्वारा जब n कार्य किए जाएंगे तो जो भी कॉस्ट आएगी तो उनका सम हो जाएगा, उनका योग यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी कॉस्ट आती है उनका देखिए ये सम है, उनका योग है, उसे हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा टारगेट होता है यहाँ पर किसका, असाइनमेंट प्रॉब्लम का। और देखिए ये तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, सेक्शन में पूछी जाती है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखिए क्वेश्चन आपको धीरे धीरे और आसान लगेंगे। अभी तो स्टार्टिंग देखिए कुछ इसके सिंबल है जो माइंड में सेट होने में टाइम लगते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेंगे। हालांकि ये भी बहुत आसान है, वक्त के साथ देखिए सब कुछ अच्छा ही होगा, आप समझते जाएं। अब देखिए हम बात करेंगे प्रतिबंधों की। जो भी बातें हमने आज की है उसको हम मैथमेटिकली लिख रहे हैं। चलिए, और देखिए यहाँ पर आपको एक बात मैं ये बता देता हूँ, जैसे बहुत सौ के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये क्या है ना, ये टोटल कॉस्ट कैसे है। तो वास्तव में ये टोटल कॉस्ट को ही रिप्रेजेंट करता है। ये वाली टर्म जो है ये टोटल कॉस्ट, दो व्यक्ति के लिए अगर दो कार्य किए जाते हैं तो उस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, थोड़ा सा हटके यहाँ ले लेते हैं हम इसमें। देखिए यहाँ पर जो जेड है समेशन आई और जे और सी आई जे और एक्स आई जे, ठीक है। अब देखिए दो व्यक्ति और दो कार्य, हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, दो पर्सन है और दो जॉब है। तो दो व्यक्ति के लिए जब दो कार्य होते हैं तो यहाँ पर आई और जे दोनों कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 1 से 2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन अगर हम लें तो क्या कॉम्बिनेशन हमें मिलेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार तो हम 1 1 C11, इसके जितने भी केसेस हैं वो लिख लीजिए। आई जे वेरी कराइए आप, C11 X11, C12 X12, C21 और X21 और देखिए C22 और X22, ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति के लिए अगर दो कार्य है ना, दो व्यक्ति हैं दो कार्य हैं, तो देखिए ये वाली जो टर्म है इस तरह से एक्सटेंड होगी। समेशन की डेफिनेशन तो आपको पता है, आई जे वेरी करेगा तो ये मिलेगा। अब देखिए हम यहाँ पर एक रियल कंडीशन की हम बात करते हैं। देखिए पहले व्यक्ति के द्वारा दूसरा कार्य किया जाता है। अब देखिए दो व्यक्ति दो काम, पहला व्यक्ति जब दूसरा काम करेगा तो फिर दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति यहाँ पर पहला काम करेगा। कोई व्यक्ति फ्री नहीं रहेगा और कोई भी कार्य भी फ्री, न तो व्यक्ति फ्री रहे न कार्य फ्री रहे, कार्य भी यहाँ पर करवाना है। हर एक जॉब यहाँ पर देखिए अलॉट करना पड़ेगा किसी न किसी पर्सन को, है ना। तो यहाँ पर देखिए पहला व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है, तो देखिए पहला व्यक्ति जब दूसरा कार्य करता है तो कॉस्ट क्या आती है, इसकी कॉस्ट आती है देखिए C12, इसी से हम डिनोट करते हैं। और दूसरा व्यक्ति जब पहला कार्य करता है तो इसकी कॉस्ट क्या आ जाएगी, C21। तो देखिए पहले व्यक्ति ने दूसरा काम किया, कॉस्ट आई C12, दूसरा व्यक्ति पहला काम करेगा, कॉस्ट आ जाएगी C21। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट यहां पर हो जाएगी देखिए C12 प्लस C21, ठीक है। अब देखिए हम इसे सोल्व करते हैं। इस टर्म को अगर हम सोल्व करेंगे तो हमें यही मिलेगा, यानी टोटल कॉस्ट ही हमें मिलेगी। यहाँ टोटल कॉस्ट को हम इस टर्म से यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी बातें की उसको मैथमेटिकली तो लिख रहे हैं। अब देखिए इसको आप दो व्यक्ति दो कार्य के लिए देखो तो ये इस तरह से एक्सटेंड होगी। अब देखिए पहले व्यक्ति के द्वारा दूसरा कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए पहले व्यक्ति के द्वारा पहला कार्य नहीं किया जाता तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अभी मैंने बताया था आपको ये वाली बात, आई वा व्यक्ति जेवा कार्य करेगा तो एक्स आई जे की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। अब यहाँ पर देखिए C12, देखिए यहाँ पहला व्यक्ति दूसरा कार्य कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर हमने क्या माना था, पहला व्यक्ति दूसरा जॉब कर रहा है, बिल्कुल सही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब देखिए C21 तो यहाँ पर कॉस्ट है, दूसरा व्यक्ति अगर पहला कार्य करे तो उसकी जो लागत होगी कॉस्ट होगी वो C21 है। अब यहाँ पर देखिए X21 का क्या मतलब होता है, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। यहाँ पर देखिए दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, पहला कार्य कर रहा है,
और दूसरा व्यक्ति पहला कार्य कर रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ C22 के साथ दूसरा व्यक्ति दूसरा कार्य यहाँ पर नहीं कर रहा है, और जब देखिए दूसरे व्यक्ति पहला काम करे तो ये तो 1 ले लेंगे, और कार्य नहीं करे तो फिर xij क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप इसे फाइनल सोल्व कीजिए तो क्या मिला, और देखिए ये और ये इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है वास्तव में ये टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना पड़ता है, मिनिमम करना पड़ता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी को हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं इक्वेशन फॉर्म में, यही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है जिसे हमें मिनिमम करना होता है। अब देखिए प्रतिबंधों की हम बात कर लेते हैं, जो कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस क्या होती है, एक व्यक्ति एक काम करेगा, अब इसको भी मैथमेटिकली लिखना है, और यहाँ पर देखिए हर एक कार्य के लिए एक व्यक्ति मौजूद होता है, इसे भी हमें मैथमेटिकल लिखना, ये हो जाएगी इसकी कंडीशन, और ये हो जाएगा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। तो चलिए वो तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख लोगे वैसे, है ना, लेकिन देखिए हर बात को थोड़ा बारीकी से समझने में काफी मजा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़े, देखिए समेशन xij इक्वल, यहाँ पर देखिए ये 1 हम कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए हम किसको वेरी करा दें, यहाँ पर देखिए आई वे व्यक्ति के द्वारा जेवा कार्य किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जे वेरी करा देते हैं 1 2 3, और जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब आप थोड़ा सा इमेजिंग करें, अगर इस, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आई हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जे वेरी कर रहा, आई हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर इसको इस तरह से हम लें, देखिए इसको मैं ओपन करके बता रहा हूँ पहले, फिर उसके बाद आपको थोड़ा समझना है। देखिए जे वेरी करेगा तो देखिए xi1 xi2 xi3, और आगे हम बढ़े xin बराबर कितना है यहाँ पर 1। अब देखिए ये इक्वेशन क्या शो करती है, ये इक्वेशन क्या डिफाइन करती है, यही हमें समझना है। तो देखिए xij की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर देखिए हमने आई को तो फिक्स कर लिया, आई क्या है देखिए पर्सन, आई यहाँ पर व्यक्ति के लिए आए, और यहाँ पर ये जो आई है ये किसको डिनोट करेगा, देखिए व्यक्ति की संख्या को, जो भी व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति, और यहाँ पर जे किसके लिए होता है, कार्य के लिए। तो यहाँ पर देखिए आई वे व्यक्ति के द्वारा पहला कार्य किया जाता है, आई वे व्यक्ति के द्वारा दूसरा कार्य किया जाता है। अब देखिए इनकी जो वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज क्या होती है, या तो 0 होती है या 1 होती है। अगर आई व व्यक्ति पहला कार्य करेगा तो फिर इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि इसका मान 1 हो जाएगा तो बाकी सबका 0 होगा, क्योंकि राइट साइड में तो 1 है, कॉमन सी बात है। क्योंकि यहाँ पर अगर आई वे व्यक्ति के द्वारा पहला कार्य किया जाता है तो फिर ये xi1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी हमें ध्यान रखनी है कि xij क्या है यहाँ पर। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, आई वे व्यक्ति के द्वारा अगर पहला कार्य किया जाता है तो xi1 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। राइट साइड में 1 है, और यहाँ पर ये फिर क्या होगी, यहाँ पर इसे हमें 0 ही लेना पड़ेगा, वरना देखिए ये इक्वेशन इनबैलेंस हो जाएगी। बात समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी राशियां हैं, जितनी भी क्वांटिटीज है, इनकी वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 होती है। अगर पहली क्वांटिटी 1 हो जाए तो बाकी सब 0 होगी, क्योंकि राइट साइड में 1 है। तो यहाँ पर देखिए अगर आई वे व्यक्ति को पहला कार्य दिया जाता है तो ये 1 हो जाता है, ये स्वतः ही 0 हो जाती है। तो हमें क्या आउटपुट मिला इस इक्वेशन से, xi1 बराबर 1। और xi1 बराबर 1 की क्या डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है कि आई वे व्यक्ति के द्वारा पहला कार्य किया जाता है। तो पहला कार्य किसके द्वारा किया जाता है, आई वे व्यक्ति के द्वारा, यानी एक कार्य के लिए एक ही व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति के लिए एक कार्य। चलिए तो यही बात हम लिखेंगे यहाँ पर। और देखिए तो मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, बहुत से बच्चे तो डायरेक्ट ही ध्यान रख लेते हैं, और वैसे भी आप भी डायरेक्ट ही ध्यान रखोगे, परेशान नहीं होना है ज़्यादा इसमें, ठीक है। लिखिए अर्थात जेवा कार्य एक ही व्यक्ति के द्वारा
किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जे वेरी कर रहा है, जे की जगह अभी हमने यहाँ पर क्या प्राप्त किया था, देखिए हमने फिक्स किया था कि आई वे व्यक्ति के द्वारा अगर पहला कार्य किया जाता है तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, एक्स आई जे इक्वल 1। तो यहाँ पर देखिए जो जेवा वर्क है, जेवा जॉब किसके लिए फिक्स हो गया, आई वे व्यक्ति के द्वारा। अब वो आई वे व्यक्ति कोई सा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। तो देखिए जेवा कार्य यहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा प्रतिबंध हम देखेंगे। चलिए थोड़ा सा यहीं पे लिख लेते हैं। ओके, यहीं पे देखिए मैं स्पेस बना देता हूं। तो देखिए यहाँ पर हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख रहे हैं, और अब देखिए हम एक और कंडीशन देखेंगे। अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, एक कार्य के लिए एक व्यक्ति। अब हम बात करेंगे एक व्यक्ति के लिए एक कार्य। हम थोड़ा सा अपोजिट सोचेंगे। तो लिखिए आप इसका दूसरा प्रतिबंध। दूसरा प्रतिबंध क्या होगा, देखिए समेशन एक्स आई जे इक्वल 1। इस बार हम जे को वेरी नहीं कराएंगे, किसको वेरी करा देंगे, आई को। ये लीजिए, और यहां पर देखिए हम इधर जे ले लेंगे। तो देखिए यहां पर आई 1 to n जाएगा, और जे यहाँ पर कोई सा भी। देखिए अगर हम इसको सोल्व करें तो यहाँ पर देखिए हमें क्या मिलेगा। इसको देखिए मैं ओपन कर रहा हूँ। ये जो कंडीशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, इससे हम किस तरह से समझें और इसकी क्या डेफिनेशन निकल के आती है वो हमें समझना, वो तब पता चलेगा जब हम इसे ओपन करेंगे। चलिए ओपन में कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आई वेरी करेगा तो देखिए x1j, x2j, x3j, और आगे हम बढ़ें तो क्या आ जाएगा, xnj, और इक्वल में कितना है, देखिए राइट साइड में यहाँ पर 1 है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति को एक कार्य हमें अलॉट करना ही पड़ेगा। सपोज कीजिए ये जो जेमा कार्य है ना, ये पहले व्यक्ति को हम यहाँ पर देखिए यूं मान के चलते हैं। देखिए जैसे 5वें व्यक्ति को हम कौन सा काम दे देते हैं, 5वें व्यक्ति को हम यहाँ पर देखिए जेमा कार्य दे देते। और वैसे देखिए यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिए इसको हम सही लिख लेते हैं। ये क्या है यहाँ पर, x2j। अब देखिए पहले तो इस इक्वेशन को हम समझ लें, इसे भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इस पे भी आप ज्यादा ध्यान न दें। और भी आसान तरीके से मैं बता देता हूं। ये इक्वेशन है, ये बैलेंस कब होगी, देखिए लेफ्ट साइड में कितनी टर्म है, टोटल n टर्म्स हैं। इन n टर्म्स में एक टर्म की वैल्यू 1 होना चाहिए, बाकी सबकी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वैसे होगी यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए जेवा कार्य है, और जेवा कार्य यदि तीसरे व्यक्ति को दिया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। अब जेवा कार्य अगर तीसरे व्यक्ति को दे दिया जाएगा तो फिर उस कार्य को फिर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा, तो बाकी सबकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको यही मान के चलें तो ये 1 बाकी सब 0, तो हमें क्या मिला, देखिए x3j इक्वल 1। अब इससे क्या डेफिनेशन निकलती है, देखिए इसका क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर देखिए तीसरे व्यक्ति के द्वारा जेवा कार्य किया जाता है, और जेवा कार्य कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। जे का मान अगर हम 1 ले लेते हैं तो तीसरे व्यक्ति के द्वारा केवल पहला ही कार्य किया जाएगा। जे का मान अगर हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि जे भी तो यहाँ पर देखिए फिक्स हो जाएगा, जे का भी तो 1 to n तक मान है। तो इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक ही कार्य किया जाता है। हालांकि देखिए इसको आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, ये लिखना बेहद आसान है, और इसके पीछे क्या थीम है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये केवल नाम मात्र का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर देखिए एक अलग ही मेथड हम अप्लाई करेंगे, वहाँ हमारा मेन टारगेट होता है कि इसको मिनिमम किया जाए। ये सारी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है, इतने व्यक्ति हैं, इतने काम हैं, एक व्यक्ति के द्वारा एक ही काम होता है, हर एक काम के लिए एक व्यक्ति होता है, जितनी भी कॉस्ट आती है उसे हम मिनिमम करने का प्रयास करते हैं। ये जो भी बातें मैंने आपको शब्दों में बताई है, अगर ये समझ में आ जाती है तो फिर इसका देखिए कोई मतलब नहीं रहता। जो बातें हमने अभी की है उन्हीं बातों को हमने गणितीय रूप में लिखा है, ठीक है। और देखिए अगर हम कुछ शाब्दिक बातों को गणित की भाषा में लिखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो थोड़ा सा तो देखिए हमें सिंबल का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए जो बातें मैंने आपको शब्दों में बताई है, अगर वो समझ में आ जाती है तो केवल ये आपको केवल ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अर्थात
यहां पर देखिए आईवे व्यक्ति द्वारा, आई वेरी कर रहा है यहाँ पे, आई वहाँ व्यक्ति जो भी होगा उसको एक ही कार्य मिलेगा। और सीधी सी बात है, एक व्यक्ति दो काम नहीं करेगा और किसी काम को एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं करेंगे। उन दोनों बातों को देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो जो मैंने बताया उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म लिखिए, गणितीय रूप लिखिए, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, तो 1 नंबर आ जाएगा। इसका केवल यहीं तक रोल है। बाकी ये बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्वेश्चन में इतनी हेल्पफुल नहीं रहेगी, ठीक है। इसलिए इतना आपको इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करना है, केवल ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है। अब देखिए हर बात को देखिए बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट सेक्शन की ओर चलते हैं। तो यहाँ तो देखिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। थोड़ा सा देखिए हम टाइम पे भी चलेंगे। तो देखिए आज तो देखिए टाइम भी हो गया है और देखिए थोड़ा सा कहीं बिजी भी हूँ मैं, है ना। तो देखिए असाइनमेंट प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद देखिए कल की क्लास में हम सेम टाइम पे मिलेंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे। गुड नाइट।